डाउट्स को पहले सॉल्व करने की कोशिश कर लें, उसके बाद अगर यस वो सर। पूछो बच्चे अपने डाउट्स जो हैं, जो चीज, क्योंकि ये अभी जो था ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो इससे बेस बनना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रेलेवेंट नहीं होंगे ये, फॉर द रीजन कि ये पॉइंट समझ में आएंगे तो अगले पॉइंट समझ में आएंगे, और अगले वाले पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, मगर ये फाउंडेशन है। तो जब तक जो है मकान बनाने से पहले जो है 4, 5, 6 फुट की फाउंडेशन नहीं बनेगी, तब तक मकान खड़ा ही नहीं हो सकता, जो दुनिया ने देखना ही है, जिसमें हमने रहना है। हमने जो घर बनाया हुआ है उसमें नीचे पहले खड्डे खोद के दीवारें नीचे से शुरू करी है ना, तो ये नीचे वाली दीवारें हैं जो आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे साथ। तो इसमें जितने आपके डाउट्स हैं प्लीज फील फ्री टू आस्क। बात करते हैं, शुरू करो आप। लेट इट बी, लेट यू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। सर जनरल रूल्स सर, इनकम टैक्स हाँ वाले जी। जो जनरल रूल ना, शिपिंग बिजनेस ऑफ हम्म, नॉन रेजिडेंट, ये वाले पॉइंट, मतलब इस पॉइंट में पूरा डाउट है। मतलब ये टॉपिक जो आपने जनरल रूल वाला करवाया था, ये काफी कम समझ में आया। अच्छा, मतलब ये एक्सेप्ट। जनरल रूल, व्हेन आई टॉक ऑफ, ये रूल वो हैं जो आप एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, रूल्स की नहीं कर रहे हैं। कि आपका जो प्रीवियस ईयर होता है उसकी असेसमेंट जो होती है, जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, उसकी असेसमेंट जो है, इनकम की असेसमेंट, जो इनकम की टैक्सेबिलिटी है, उसकी कैलकुलेशन हम अगले साल करते हैं, जो असेसमेंट ईयर कहलाता है। बट ये तो एक जनरल चीज है, बट इसमें एक एक्सेप्शंस हैं कि कुछ एक असेसीज, कुछ एक केसेस में हम जो है प्रीवियस इनकम की, प्रीवियस ईयर की इनकम की असेसमेंट विद इन द प्रीवियस ईयर ही कर देते हैं, हम अगले साल का इंतजार नहीं करते हैं। आप इसी की बात कर रहे हैं? यस सर, यस सर। आ, तो थोड़ा सा आइडिया ओ आपको मीन्स, ये हम काफी आगे से शुरू कर रहे हैं, रादर दिस आई थिंक इज सेकंड या थर्ड, थर्ड वाला है ये मेरे ख्याल में जो है क्लास, जिसकी हम डिस्कशन करनी शुरू कर दी है। इससे पहले कोई पॉइंट, मीन्स दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जो हमारी वो जो हमने पहली 3 स्लाइड्स देखी हैं, 3 स्लाइड सेट्स देखे हैं, ये आई थिंक दिस इज ऑफ द लास्ट वन। उससे पहले के डाउट्स मीन्स हम सीक्वेंशियली शुरू करेंगे तो चीजें हमारी जो हैं वो लॉजिकल ज्यादा लगेंगी। और किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? नहीं तो मैं यहीं से शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहीं से शुरू करते हैं। यहीं से शुरू कर दें? सर, सर, हाँ जी, हाँ जी। सर एक और डाउट सर, एनुअल और अमेंडमेंट सर। व्हेन यू से एनुअल अमेंडमेंट, क्या मतलब आपका? सर ये टॉपिक है, सोर्स ऑफ कंपोनेंट्स है इनकम टैक्स ऑफ लॉ के। हम्म। ये उसमें का एक सेकंड टॉपिक है एनुअल अमेंडमेंट सर। ये मतलब समझ में नहीं आया, और आपने मतलब वीडियो में बोला था किसी, ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, और जो कि मतलब उतनी बात मुझे समझ में नहीं आई इसकी सर। कौन से वीडियो में है ये? सर सेकंड वीडियो में है सर। सेकंड वीडियो में है, एनुअल अमेंडमेंट यू आर टॉकिंग? यस ओके, सर। मुझे ये पॉइंट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं फिर भी देखता हूँ इसको। अच्छा, उसके अलावा कुछ? अच्छा, आपको ज्यादातर चीजें फिर समझ में आ गई हैं, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन अराउंड दैट। मैं आपको जो है मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं, इन सवालों के देखें डिस्कस करके कि कुछ जवाब आपको आते हैं। ये वाला पॉइंट, जो पहला वाला सवाल था, इसका मैं जवाब पूरा आपको अच्छे से देता हूँ। दूसरा वाला सवाल मुझे समझ कम आया है पूनम, तो मैं उसको जो है एक बार पहले कोशिश कर लूं देख के वीडियो में भी कि क्या पूछना चाह रहे हो आप। सर इसको एनुअल फाइनेंस एक्ट भी कहते हैं वो। हाँ, एनुअल, मेरे को वही था, एनुअल अमेंडमेंट भी शायद वही पूछना चाह रही है बच्ची।
कि एनुअल फाइनेंस हाँ सर। एक्ट क्या है, उसी से तो नहीं हाँ जी रिलेटेड, तो सर। मैं उसका जवाब देता हूँ बेटा, मैं उसका जवाब देता हूँ। एनुअल फाइनेंस एक्ट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। सो मेरे जो कुछ एक सवाल मैंने जो आपसे पूछने हैं वो ये है कि पहला तो यही सवाल है कि व्हाट इज एसएससी, एसएससी कौन होता है, या हु इज सर जो एसएससी? टैक्स सर जो को टैक्स पे सर करने जिससे पेएबल होता है, टैक्स टैक्स लेना होता है, के लिए जिसने टैक्स देना होता है। जिसने टैक्स देना है वो एसएससी है। ओके। यस और सर। जैसे मतलब होता है एक मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन ब्रॉड भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। जिसने टैक्स जो है, मतलब जिसका टैक्स जमा तो हो गया ऑलरेडी, मगर उसने टैक्स का रिफंड लेना है, वो भी एसएससी ही कहलाएगा। मतलब उसको टैक्स कभी जमा ही नहीं कराना यस था, सर। मगर उसकी जो है वो टैक्स पेमेंट चली गई है। टैक्स पेमेंट कैसे कैसे हो सकती है? टैक्स पेमेंट जो है वो आप अपने हाथों से जमा करा सकते हैं, अपने बैंक में जाके अपने नाम पे टैक्स जमा करा सकते हैं। वो असेसमेंट टैक्स होता है, मींस एक होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आप खुद असेस करते हैं कि मेरे को इस साल इतनी इनकम हो गई है या इतनी इनकम हो गई है तो मेरे को इतना टैक्स जमा करा देना है। दूसरा एक तरह का टैक्स होता है जो हम एडवांस में जमा कराते हैं। एडवांस में जमा कराना भी जो है वो भी ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब है कि वो भी एज पर बुक्स ऑफ लॉ, एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमको बताया गया है कि आपको इतना इनकम टैक्स जो है वो एज एडवांस टैक्स जमा कराना ही कराना है। आपकी इनकम का आप अंदाजा लगाते हैं कि इस साल मेरी इनकम इतनी हो जाएगी, उसके बेसिस पे आप एडवांस टैक्स जमा करा देते हैं। अब आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया और पता चला कि साल के एंड होते होते तक आपको इतनी इनकम मिली ही नहीं जितनी आपने सोची थी, तो वो टैक्स का आपको रिफंड मिलेगा। अब क्योंकि आपने इनकम टैक्स जो है वो जमा तो कराया है, अब उसका रिफंड लेना है, इसलिए आप एसएससी हैं। फिर कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो इनकम टैक्स आपके बिहाफ पे कोई और जमा करा देता है। जैसे कल को आप जब सर्विस करोगे, जॉब करोगे, या आप जो है बैंक में कोई एफडी कराओगे, तो आपको जो एफडी के ऊपर है, आपकी पता चला कि 10 लाख रुपए की एफडी हुई हुई है बैंक में। 10 लाख रुपए की एफडी के ऊपर आपको 1 साल का जो ब्याज मिलेगा दैट वुड बी से 70,000 रुपीज। 70,000 रुपए सालाना ब्याज मिला एट द रेट ऑफ 7%। आपको 10 लाख रुपए के ऊपर 7% ब्याज जो है वो 70,000 रुपए मिला। बैंक जिस दिन आपको 70,000 रुपए साल के देगा, उस दिन वो 70,000 रुपए ना देकर आपको खाली 63,000 रुपए दिया करेगा। 10% जो है, 10% 70,000 का हो गया 7,000 रुपए। ये 7,000 रुपए आपके बिहाफ पे इनकम टैक्स काट के इनकम टैक्स वालों को जमा करा दिया करेगा। आपका एक अकाउंट नंबर होगा जिसको हम पैन कहते हैं, जिसका हम डिस्कशन जीएसटी में कर चुके हैं। वो इनकम टैक्स का अकाउंट नंबर होता है, इसलिए उसे हम परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहते हैं। वो परमानेंट अकाउंट नंबर पे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर का हवाला देते हुए कि इस बंदे की इनकम मेरे बैंक में हुई है 70,000 रुपए की, उस 70,000 रुपए की इनकम से 7,000 रुपए मैं उसके नाम पे इनकम टैक्स जमा करा रहा हूं। इस इनकम टैक्स जमा कराने को हम जो है इंडिया में कहते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां इनकम जिस सोर्स से बन रही है, वो जो सोर्स वाला है वही डिडक्ट करके आपके बिहाफ पे जमा करा देगा। वो टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब आपकी 70,000 रुपए में से तो इनकम टैक्स चला गया। अब इसके अलावा जो है आपके पास और लाख 2-3 लाख रुपए की इनकम है, इससे ज्यादा इनकम ही नहीं है। मीन्स आपकी लास्ट में इनकम जो है साल खत्म होने होने तक पता चला कि 3 लाख रुपए की बनी। अब 3 लाख रुपए की इनकम जो है वो इंडिया में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इवन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अगर 2024-25 की बात करें तब भी इस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आपको कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए था। बट ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें आपने एफडी कराई हुई थी,
इसने आपकी इनकम के ऊपर 7,000 रुपए टैक्स करा के गवर्नमेंट को जमा करा दिए, तो आप दिखाते हैं कि आप जो है इस टैक्स का अब रिफंड क्लेम करेंगे। आपको टैक्स पेबल की लायबिलिटी जीरो है। जिस बंदे ने इनकम टैक्स देना है वो आप हैं, और आपकी टैक्स लायबिलिटी की टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी जीरो है। मगर आपको तो इनकम टैक्स जो जमा हुआ है वो वापस लेना है। अब आप वापस लेने के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आप फिर भी एसएससी बने, यू आर स्टिल एन एसएससी। कई बारी आप जो है एसएससी कब बन जाते हैं, आपको इनकम थी, आपने टैक्स जमा ही नहीं कराया, आप जो है उस केस में जो है एसएससी इन डिफॉल्ट हैं, एसएससी इन डिफॉल्ट, एंड एसएससी इन डिफॉल्ट इज आल्सो एसएससी। जो एसएससी जो है वो कायदे से उसको टैक्स जमा करा देना चाहिए था, मगर उसने नहीं जमा कराया, तो वो भी एसएससी ही है। एसएससी इन डिफॉल्ट इज आल्सो एसएससी ओनली। तो आपको अगर इनकम टैक्स जमा कराना है, आपने एक पॉइंट बड़े अच्छे से मुझे बताया कि मेरे को इनकम टैक्स जमा कराना है, अगर किसी को टैक्स जमा कराना है तो वो एसएससी है। मगर आपको ये सारे पॉइंट्स बताने हैं कि एसएससी और कौन कौन है। मींस एसएससी भी जिसने टैक्स जमा कराना है वो भी एसएससी है, जिसने टैक्स का रिफंड लेना है वो भी एसएससी है, जिसने टैक्स जमा करा दिया है वो भी एसएससी है, जो एसएससी इन डिफॉल्ट है, जिसने टैक्स जमा कराना था मगर जमा नहीं कराया है, वो भी एसएससी है। और कई बारी आप अगर किसी और के बिहाफ पे जो है आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी और के बिहाफ पे, तो भी आप एसएससी हैं। कल को आप जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, या आप जो है लॉयर बन जाते हो, तो आपकी क्लाइंटेल होएगी। आपकी क्लाइंटेल जो हैगी आपका एक जो है मीन्स आप किसी के बिहाफ पे इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे, कोई आपको अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना देगा, और कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है और वो आप उसके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप एसएससी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी होंगे, तब आप उसके बिहाफ पे भी एसएससी बनेंगे। ठीक है जी। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। एसएससी की डेफिनेशन वाइड है, हमको वो सारी वाइड डेफिनेशन समझनी है। हम जो है वो सिंगल पॉइंट सिर्फ बता के नहीं छूटेंगे। आपको सवाल अगर 2 नंबर का आएगा और आपने सिंगल पॉइंट लिख दिया कि जी टैक्स जमा कराना है तो एसएससी है, तो आपको वो 2 नंबर में से खाली आधा नंबर देगा और वो भी अपनी जान छुड़ा देगा। आपको 2 क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आया है और एसएससी की डेफिनेशन में आपको मालूम है 5-6 लोग आते हैं, तो आपको वो पूरे 5-6 डिफाइन करने हैं, 4 तो मिनिमम डिफाइन करने हैं, क्योंकि हर एक का आधा आधा नंबर तो है ही है। ठीक है जी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हु इज एसएससी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी इन डिफॉल्ट, ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। ठीक है जी। अगर आपने कोई गलती सर करी है हाँ जी। सर आपने ना वीडियो में एक बताया था कि कभी ना मतलब इनकम टैक्स जो ऑफिसर होता है वो असेसी को कहता है कि मतलब भी कई बार वो लाइबल भी नहीं होता तब भी मतलब कह देता है कि तुम्हें टैक्स पे करना है, तो उसे करना पड़ता है। ये कब बताया? ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀ ਸਰ। अच्छा बेटे, आज से ना एक पॉइंट कर लेते हैं नोट। अगर कोई आपको ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आए तो हम क्लूलेसली ਹਾਂਜੀ बात सर। करेंगे एक दूसरे के साथ। हम जो है वो एग्जैक्ट वीडियो का नंबर और उस वीडियो का नंबर पे वो टाइम भी नोट कर लेंगे कि इस ओके टाइम पे सर। है जी वो, मतलब वो 13वें मिनट पे आपने, ये 13th मिनट है, इस 13th मिनट पे वीडियो नंबर 3 में, वीडियो नंबर 2 में आपने ये चीज बोली है, इसका क्या मतलब है, वो तुरंत वीडियो हम चलाएंगे और ओके सर। समझ लेंगे। ठीक है ना। मतलब अब ओके सर। एक्चुअली ओके सर। कई बार हो सकता है मैं भी ना सुन के आया हूँ, या सुन के आया हूँ तो एक एक पॉइंट को ध्यान हाँ ना जी दिया सर। हो, तो फिर हम उसको बिल्कुल एलैबोरेटेड समझेंगे उसी पॉइंट पे। ठीक ओके है। सर। और मैं एक पूरा ओके पूरा सर। इसका जो है, क्योंकि पहला है सेशन आज हमारा, और इसमें से एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते, ये फाउंडेशन ही है, तो मैं आज क्वेश्चंस के सेट इतने बॉम्बास्टिक नहीं लेकर आया हूं। अदरवाइज आई विल बी कमिंग विद
ऑलमोस्ट ए क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होना है। ये हमारी एक असेसमेंट की क्लास हुआ करेगी, मतलब मैं आपको एक असेसमेंट ले रहा हूँ आपकी, आप इनकम अर्न कर चुके हो, मैं आपसे उसका टैक्स ले रहा हूँ, आप पेपर की तैयारी करके आए हुए हो, मैं आपके एग्जाम की तैयारी जो है इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ में रख के बैठा हूँ। ठीक है बच्चे? ओके सर। ओके सर। ओके सर। तो ये वाला जो है ये अगली बार लेकर आना, जो चीज पूछ रहे हो उसको नोट कर लिया एक कॉपी पे कि ये इस पॉइंट पे क्या बोलना चाह ओके रहे हो, सर। जरा जरा क्लियर करो जी। सो सो ओके व्हाट इज सर। असेसमेंट? असेसमेंट क्या होती है डिस्कस करते हैं। मैं आपसे पहले समझता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट। आपके जो दो सवाल हैं बच्चे, वो दोनों के क्वेश्चन पार्क्ड हैं, मगर वो क्वेश्चन एक्चुअली सीक्वेंशियली इसके बाद आते हैं, मैं इसलिए उनको पार्क करके रखा हुआ है, ताकि सारी क्लास समझ सके, सिर्फ जिसने सवाल पूछा है सिर्फ वो आंसर उसके लिए ना रह जाए। हाँ जी, असेसमेंट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? सर असेसमेंट ईयर की जो मतलब ये वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 अप्रैल टू 31 का ईयर होता है। ये मतलब जिस ईयर में कंपनी ने मतलब 12 साल में जितने अर्निंग ईयर है सर, ये उनकी मतलब 12 साल में कितना उन्होंने कमाया है। सपोज मतलब कमेंस हुआ है अरे 2024-25 में। शांत गदाधारी भीम, शांत। धीरे धीरे। अर्निंग ईयर नहीं है ये उसका, अर्निंग ईयर प्रीवियस ईयर होता है बच्चे। प्रीवियस सर ईयर में अर्निंग ईयर इनकम अर्न की जाएगी, इस इनकम में जो ये असेसमेंट ईयर होता है इसमें उसकी इनकम की असेसमेंट होएगी। और सवाल यस असेसमेंट ईयर का नहीं है, सवाल है व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट का क्या मतलब है? असेसमेंट ईयर कहीं नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़। ओके सर। हम्म, हाँ जी, व्हाट इज असेसमेंट? क्वेश्चन इज दिस एंड गुड यू आर आंसरिंग, ट्राइंग टू आंसर असेसमेंट ईयर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और हम पहली बार डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप इनकम टैक्स की पहली बार खाली वीडियो पढ़कर सुनकर आए हो, तो कोई लंबी चौड़ी जरा सी भी प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे ही सीखना है हमने। मैं अगर तेजी करूंगा तो आपको कोई जल्दी थोड़ा ना आ जाएगा। असेसमेंट करना जो है वो बेसिकली, असेसमेंट इज कैलकुलेशंस और कुछ नहीं है। आप असेस कर रहे हैं कि आपने जो इनकम टोटल करी है अर्न, वो कितनी है इस साल में। जो प्रीवियस ईयर है, पिछले साल में आपने टोटल इनकम कितनी बनाई है, और जो टोटल इनकम बनाई है असेसमेंट का ही हिस्सा है कि उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना बनता है। दिस इज ऑल व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब सीधा सीधा इतना है, अगर हम बात करें तो असेसमेंट का मतलब हो गया असेसिंग द इनकम। असेसमेंट मींस असेसिंग द इनकम। सेकंड हो गया असेसिंग द असेसिंग द रिलेटेड इनकम टैक्स। जो आपने इनकम अर्न करी उसके ऊपर इनकम टैक्स बनाया। फिर उसके बाद आपने जो है एक इनकम असेस कर ली, इनकम टैक्स असेस कर लिया, फिर उसके बाद आप असेस करेंगे कि आपने टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स करा या नहीं करा। टाइमली पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जो टाइमली पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है उसके अंदर जो है आपने एडवांस पेमेंट करनी होती है। वो एडवांस पेमेंट आपकी टाइमली हुई या नहीं हुई। अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं हुई है तो जो रिजल्टेंट इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज इफ एनी, एंड पेनल्टीज इफ एनी हैव बीन पेड और नॉट, ये सारी चीजें जो हैं आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 4-5 चीजें, ये सारी जो कैलकुलेशन है इसको हम असेसमेंट कहते हैं। ये एक असेसमेंट जो पहली बार करेंगे वो आप खुद करेंगे तो इसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। इसको आप सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। ये हर इंडिविजुअल, हर एक असेसी, हर एक पर्सन जब पहली बारी जो है
वो असेस करने जाएगा अपनी इनकम, तो वो सेल्फ असेसमेंट करके करेगा। सेल्फ असेसमेंट वो करेगा तो वो एक रिटर्न फाइल करेगा। हर बार एक रिटर्न फाइल करी जाएगी। दैट रिटर्न इज अंडर, रिटर्न जो फाइल होएगी दैट विल बी अंडर सेक्शन 139, 139 सबसेक्शन 1। इस 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो वो रिटर्न फाइल करेगा दैट इज नथिंग बट सेल्फ असेसमेंट। वो अपनी कैलकुलेशन खुद बनाएगा, मतलब वो खुद बनाए या उसका सीए बनाए या उसका वकील बनाए या उसके लिए कोई और प्रोफेशनल बनाए, इट्स इट्स हिज स्वीट विल, वो उसकी मर्जी है। उसके लिए कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उसे हायर करना है, वो किसी को भी हायर कर सकता है, वो खुद भी बना सकता है। तो वो सेल्फ असेसमेंट करेगा कि मेरी इतनी इनकम बनती है। जैसे अगर वो सैलरी से कमा रहा है तो उसकी सैलरी की इनकम आ जाएगी। कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं बच्चे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है उस स्लाइड्स में। सर 5। वेरी गुड, 5 हेड्स 5 ऑफ सर। इनकम है। 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कौन कौन से हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम? The salary, वेरी गुड। house Salary, property, PGBP, house, इनकम फ्रॉम Capital हाउस प्रॉपर्टी, profit and पीजीबीपी। gain, पीजीबीपी का क्या मतलब होता है? profit Short and gain man? from gains from profit gain, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। हाँ जी, 2 हो गए। और बाकी का बीपी, वो ब्लड प्रेशर। capital From gains, business and profession. From business and business and Profits and profession. profession. gains from business and profession। Profits and gains from business and profession। तो आप जितने भी बिजनेस करोगे या आप अपनी प्रोफेशन में जाओगे, आप अगर बिजनेसमैन बन रहे हैं तो आपको जो इनकम है दैट विल बी बेसिकली पीजीबीपी। चौथा कौन सा होता है बेटा? आप बोल रहे हो कैपिटल गेन्स, मैंने सुना। कैपिटल गेन्स के बाद पांचवा In from other income from इनकम other फ्रॉम Other income sources. from other अदर sources. सोर्सेस। वेरी गुड। तो ये 5 सोर्सेस में 5 हेड्स के अंदर हमने जो है इनकम को डिवाइड कर दिया है। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, और फिर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब जब सेल्फ असेसमेंट आप करते हैं तो आप उस असेसमेंट के अंदर जो है इनकम कैलकुलेट करते हैं, वो इन्हीं 5 हेड्स के अंदर डिवाइड करके करते हैं। आप बताते हैं, सामने असेसिंग ऑफिसर जो होता है, मींस आप असेसी हैं, असेसी हैज टू डू द सेल्फ असेसमेंट, और उसकी जो चेक करने की जिम्मेदारी है वो असेसिंग ऑफिसर पे है। असेसिंग ऑफिसर ने हर एक जो रिटर्न फाइल हुई है उसकी असेसमेंट नहीं करनी है। असेसिंग ऑफिसर ने आगे ये काम ऑटोमेट करवा दिया हुआ है। ये सारी असेसमेंट्स जो है ऑटो मोड में कंप्यूटर ने कर देनी है। कुछ कंप्यूटेशनल एरर्स हो गई तो वो रिजल्टेंट जो असेसी होगा उसको अपने आप ऑटो मोड में नोटिस पहुंच जाएंगे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मगर अदरवाइज जो है एक रैंडम नंबर जो है सैंपलिंग के बेसिस पे निकाला जाएगा। मींस इट कैन बी समथिंग लाइक कि 10,000 रिटर्न जो फाइल हुई हैं या 1,000 रिटर्न जो फाइल हुई हैं, 1,000 में से हो सकता है 5 रिटर्न वो निकाल लें, जिसको असेसिंग ऑफिसर जो है वो फिजिकली चेक करेगा, एक एक कैलकुलेशन अपने आप देखेगा, कुछ एरर्स जो ढूंढेगा और उनको जो है वो नोटिस भेजेगा। अदरवाइज आज की डेट में असेसमेंट ज्यादातर जो है वो एआई ड्रिवन होएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ड्रिवन होएगी। आपको जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हो वो रिटर्न में आप इन 5 हेड्स में अपनी इनकम डिवाइड करके दिखाओगे। हो सकता है आपकी किसी एक हेड में ही इनकम हो सकता है कभी 2 हेड्स में इनकम हो सकता है 5 हेड्स में आपकी इनकम हो। डिपेंड करता है कि आप लाइफ के किस पड़ाव पर हो। आप जब पहली बार शुरू करोगे अपनी रिटर्न फाइल करनी तो मोस्ट लाइकली आपकी पहली रिटर्न जो है उसमें खाली सैलरी इनकम ही होएगी। अब पहली बार जब सैलरी कमाओगे पूरे साल भर तो फिर आपके पास डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाएंगे, आप एफडीआं करानी शुरू कर दोगे। आप एफडीआं करानी शुरू कर दोगे तो आपके पास फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की दूसरी इनकम भी होनी शुरू हो जाएगी अगले साल से। फिर पता चलेगा 5 साल तक यही 2 इनकम्स चल रही हैं। फिर आपको कोई एक समझदार बंदा मिल गया, उसने कहा कि यार तुम जो है शेयर्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता, तू शेयर्स में इन्वेस्ट करा कर, तो बड़ी अच्छी कमाई होती है, तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा कर। तो आपको पता चलेगा 6-7 साल बाद जो है कैपिटल गेन्स की इनकम भी मिलनी शुरू हो गई।
कैपिटल गेन्स की इनकम कहां से आई? आप कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, उन इन्वेस्टमेंट्स को जब आप बढ़े हुए दामों पे बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन्स मिलेंगे। मींस आपने शेयर खरीदे, मान लीजिए कि आपने 5 साल नौकरी करने के बाद शेयर खरीदे 10 लाख रुपए के, और वो 10 लाख रुपए के शेयर 2 साल बाद आप बेचने गए तो 18 लाख रुपए के बिक गए। अब 2 साल बाद जब वो 10 वाले शेयर 18 लाख रुपए के बिकेंगे, तो दैट मीन्स कि आपने जो है वो 2 साल के अंदर, मीन्स इन 2 सालों में या जिस साल बेचे जाएंगे उस साल आपकी इनकम जो है वो 8 लाख रुपए की मान ली जाएगी कि 10 की खरीदी थी चीज, 18 की बेच दी, तो 8 लाख रुपए का तेरे आपको कैपिटल गेन हो गया। अब जब 8 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना पड़ेगा कि 8 लाख जो है, अब उसको वो आप सैलरी में तो नहीं ना दिखाओगे, ना उसको आप जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाओगे, तो आप उसको एज कैपिटल गेन बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई करके दिखाओगे। अब उसके ऊपर जो भी सर रेट ऑफ इनकम टैक्स लगता है, बोलो। सर मतलब जो हमने कैपिटल मतलब शेयर बेच के कमाए सर, वो मतलब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा सर? ये हम पढ़ेंगे बेटा, आज का सब्जेक्ट नहीं है ये हम पढ़ेंगे, आगे चल के ओके पढ़ेंगे, सर। सर क्योंकि अभी मैंने ये चीज आपको बताई ना, 2 साल बाद आपने बेचे हैं, तो क्योंकि 2 साल बाद हाँ बेचे हैं तो कैपिटल गेन जो है, शेयर्स बेचो तो 1 साल बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाता है, शेयर्स की जगह और कोई दूसरा एसेट बेचो तो 2 साल बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। बट आपकी इंक्विजिटिवनेस, आप कितने आपके अंदर बबल्स बन रहे हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मीन्स कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपके आपके इतने सारे सवाल हैं, वेरी गुड। और इन सवालों के जवाब जो है मैं धीरे धीरे करके आगे दूंगा, आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और मेरे साथ नहीं जुड़ते हो तो किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर हाँ जी, बोलो। सर डिवेंचर से जो इंटरेस्ट मिलता है वो कौन से हेड में जाता है? डिवेंचर से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। सर। सर कैप हाँ जी, बोलो सर ठीक है, ये बोलो बोलो। इन्फ्लेशन को भी किया था कि थोड़ा सा शेयर्स मिले और उनमें थोड़ी सी इन्फ्लेशन आ गई। और सर लेकिन उसमें थोड़ा सा डाउट है कि इन्फ्लेशन पर भी टैक्स लगेगा, कि जो इन्फ्लेशन के कारण हमें जो इनकम हुई है, हाँ बेटा, अब तो इन्फ्लेशन के टैक्स, कारण अब इन्फ्लेशन को हम डिफ्लेट नहीं करते हैं कैपिटल गेन्स निकालने के लिए, बारिंग वन एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, वो एक्सेप्शन जो है वो खाली अब जो है वो आपकी एसेट्स पे रह गई है, मींस जो आपकी जमीन जायदाद है सिर्फ उस पे रह गई है कि आप वहां पर उसको डिफ्लेट करते हैं, और वो भी पुराने खरीदे हुए एसेट्स जो हैं उसके ऊपर, सब पे नहीं। जो 2024 की एक डेट है, एग्जैक्ट डेट मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वो चीज बता दूंगा, उससे पहले खरीदे हुए एसेट्स जो होते हैं उसके ऊपर हम उसको डिफ्लेट करते हैं, अदरवाइज अब इन्फ्लेशन के ऊपर जो गेन मिला है उसके ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा। आप जब मेरी उम्र के हो जाओगे तो ये सवाल ही कोई नहीं पूछा करेगा आपसे, अगर बजट्स में कोई चेंज नहीं हो। ये पिछले साल से ही चेंज आया, उससे पहले जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते थे, जैसे आप प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, तो उसको हम जो है इन्फ्लेशन को जो है वो रिड्यूस करते होते थे पहले। अब उसके 2 तरीके हो गए हैं, वो हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर। ये सारी चीजें जो हैं यही असेसमेंट कहलाती हैं, कि हम इनकम पहले खुद असेस करेंगे, फिर हो सकता है कि हमने कहीं गलत तो नहीं असेस करा, इसलिए असेसिंग ऑफिसर भी उसको असेस कर सकता है। ठीक है जी, यही असेसमेंट है। आपने इनकम असेस कर ली पहले कि ये 5 हेड्स में इनकम है, फिर उन 5 हेड्स की इनकम के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट होते हैं, वो टैक्स रेट्स के ऊपर टैक्स निकाल लेंगे। वो टैक्स निकालना ही हमारा सीखना जो है वो ऑब्जेक्टिव है। पहले तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो कैपिटल मतलब जो है वो टैक्सेबल इनकम निकालना इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव। एक बार टैक्सेबल इनकम निकल आती है तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो टैक्स निकालना है। टैक्स निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना टैक्सेबल इनकम निकालना है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए तो एक समुंदर में तैरने जैसा है, तो वो तैरना सीख लेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, और पूछो जी, कोई और दिमाग में आ रहा हो तो।
तो आपकी जो इनकम होगी वो पांचों हेड्स में मिला के भी हो सकती है, 5 की जगह जैसे ये 3 हेड्स बनाए हैं, इन 3 की भी हो सकती है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। फिर साथ में आप कोई बिजनेस भी शुरू कर दो, उसकी भी हो सकती है। खाली ये हो सकता है कि आप खाली बिजनेस ही कर रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो, उसकी भी हो सकती है। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में इनकम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। उस सारी इनकम की कैलकुलेशन जो खुद करोगे वो सेल्फ असेसमेंट है। आपकी उसी इनकम की कैलकुलेशन आपका असेसिंग ऑफिसर करेगा, तो वो जो है असेसिंग ऑफिसर उसको असेस कर रहा है। तो ये सारी असेसमेंट है। इस असेसमेंट के लिए जो है वो अपने को जो है वो नेक्स्ट ईयर जो होता है इनकम अर्न करने से अगला साल जो होता है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। इनकम आप अर्न करते हो, इनकम इज अर्नड इन प्रीवियस ईयर। जो इनकम अर्न करने का साल है वो प्रीवियस ईयर कहलाता है, और वो जो अगले साल जो है वो हम उसकी पूरी असेसमेंट करते हैं, वो असेसमेंट ईयर है। ऐसा नहीं है कि असेसमेंट ईयर अगले साल है तो टैक्स हमको अगले साल जमा कराना है। टैक्स आपको जो है वो प्रीवियस ईयर के साथ ही जमा करा देना है। प्रीवियस ईयर में ही साल खत्म होने से पहले पहले ही टैक्स जमा कराना होता है। ये टैक्स हमको दो तरह से जमा कराना होता है। एक एडवांस टैक्स होता है। एडवांस टैक्स जमा कराने की हमारी जो है वो तारीख शुरू हो जाती है, जैसे साल जो है ये प्रीवियस ईयर जो है वो शुरू कब से हो जाना है? दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल फर्स्ट ऑफ से अप्रैल 1 अप्रैल 2024 से शुरू होके 31 मार्च 2025 तक जो है ये प्रीवियस ईयर चलेगा। इस रिलेटेड इस साल का जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सा हो गया? दैट इज बेसिकली 25-26 25 2025। 26 6 हाँ हाँ जी जी, सर। इस 24-25 का असेसमेंट ईयर 2025-26 हो गया। अब ये जो इनकम आप 24-25 में अर्न कर रहे हो, इसका एडवांस टैक्स जो है वो आप 2024-25 में ही जमा करा दोगे। 2024-25 में तारीखें दी हुई हैं हमको कि इस तारीख को जमा होना है। वो तारीख पहली कौन सी होएगी? सबसे पहला एडवांस टैक्स जो है वो 15 जून को जमा हो जाएगा। 15 जून 2024 को पहली एडवांस टैक्स की किस्त चली जाएगी। फिर दूसरी टैक्स की किस्त कब जाएगी? दैट विल गो ऑन 15th सितंबर 2024। फिर तीसरी किस्त कब चली जाएगी? दैट विल गो ऑन 15th दिसंबर 2024। और चौथी किस्त कब चली जाएगी जो फाइनल किस्त होगी? दैट विल गो ऑन 15th मार्च 2025। ये 4 तारीखें आपको दी हुई हैं। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा टैक्स जो अपने साल का है वो जमा करा देना है। फिर इस 15 मार्च वाली तारीख को जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, कर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये 15 मार्च को आप 31 मार्च भी कर सकते हैं कि आप जो एडवांस टैक्स जमा कराएं वो 31 मार्च 2025 तक जमा करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो कोई मना नहीं करेगा। तो आपने अपनी पूरे साल की इनकम टैक्स का टैक्स जो है वो 31 मार्च 2025 तक जमा करा दिया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। अब आपने अगर ये टैक्स जो है वो 31 मार्च की जगह 1 अप्रैल या उसके बाद किसी भी दिन जमा कराया, तो 1 अप्रैल 2025 और एनी डेट आफ्टर दिस, एनी डेट आफ्टर दिस जमा कराया, तो इस टैक्स को तब हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कह देते हैं। ठीक है जी। आप अगर 31 मार्च तक जमा करा रहे हो तो ये एडवांस टैक्स कहलाता है। अगर आप 31 मार्च के बाद अगले दिन से जमा कराना शुरू करते हैं तो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाता है। अब आपने एडवांस टैक्स जो है, जो आपको ये तारीखें बताई हुई हैं, इस तारीख तक जो है जितना जितना टैक्स आपको बोला गया उतना टैक्स आपने नहीं जमा कराया, तो साथ में आपको टैक्स के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लाइकवाइज आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ भी ब्याज देना पड़ेगा अगर आपने एडवांस टैक्स पूरा नहीं जमा कराया था। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमने पढ़नी है, और आपको हैरानी हो जाएगी जब आप जो है दिसंबर में बैठे होगे कि यार मेरी कैपेबिलिटी तो कितनी ज्यादा थी, मैं तो कुछ भी याद कर सकता हूँ, क्योंकि आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा तब तक। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आपकी जो है वो फिंगर टिप्स पे होंगी। आप मींस यू विल बी अमेज्ड कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज को देख के आप अमेज हो जाओगे कि कितना कुछ ह्यूमन ब्रेन में समा सकता है। ठीक है जी, चलें आगे। ये पॉइंट क्लियर है? प्रीवियस ईयर वाला कंसेप्ट क्लियर है? प्रीवियस ईयर क्या होता है, यस सर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, यस ये चीज क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर सर। में इनकम अर्न करी जाएगी, उसकी इनकम की असेसमेंट जो है वो असेसमेंट ईयर में होएगी।
बट यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, जो सवाल बच्चे ने पूछा था कि कब ऐसा होगा कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम है दैट गेट्स प्रीवियस ईयर्स इनकम गेट्स असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। दैट वाज द क्वेश्चन वी स्टार्टेड विद। ये सवाल, सबसे पहला सवाल ये आया था, यही था ना, शिपिंग Yes. कंपनी वाला जो Yes. पूछ रहे थे आप। तो यहाँ Yes, शिपिंग Yes, sir. कंपनी वाला एग्जांपल यहाँ बनता है कि प्रीवियस मींस, हमारा पहला क्वेश्चन तो ये बना कि प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर की इनकम असेस कब होनी है, दैट हैज टू बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। बट एक्सेप्शंस आर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। एक तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में एक्सेप्शन है। पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं एक सवाल और आपके आगे खड़ा कर देता हूं कि जो प्रीवियस ईयर है इसकी डेफिनेशन क्या थी हमारी, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल XX एंड मूव्स ऑन टू 31 मार्च X1। ठीक है जी, यही है ना कि ये इतना होना चाहिए, इसमें कोई एक्सेप्शन yes, yes. मतलब हमेशा ऐसा ही होगा प्रीवियस ईयर, या कुछ अलग भी हो सकता है? No, अलग sir. हो सकता है Previous सर, है सर, किसी भी डेट से। किस हो डेट सकता से? है सर। किस डेट से हो सकता है बच्चे? सर मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब जो अर्न की गई इनकम है वो 1 अप्रैल से ही हो। मतलब हम किसी भी जब सर कभी भी हम मतलब कंपनी शुरू कर सकते हैं और उसके बाद से हम कमाना शुरू करते हैं। जरूरी नहीं कि जिस सर हमने मतलब ये कंपनी खोली है उसी तो ईयर हम हमारा जो कमा रहे प्रीवियस हो। ईयर है, जैसे अगर हमने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी 15 सितंबर एक्स को, तो हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 15 सितंबर XX एंड इट विल हाँ गो अप टू 31 मार्च X1 ओनली। मींस हमारे लिए ये जो साल है हाँ ये जी कुल सर। मिला के जो है वो 6.5 महीने का होगा। हमें 1 अप्रैल से लेके 15 सितंबर तक कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए प्रीवियस ईयर की ये यस जो एक डेफिनेशन है वो ये। ठीक है जी, यस सर, ये पॉइंट यस सर क्लियर है ना, ये हाँ पॉइंट समझ जी में आ सर। गया था यस अपने सर। आपको? यस सर। चलो गुड, वेरी गुड। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज, जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देना। उसका जवाब जो है दैट इज कि व्हेन द असेसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर इज डन विद इन द प्रीवियस ईयर ओनली। मींस हम असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करेंगे। तो ये पहली जो है वो है शिपिंग कंपनी, NRI शिपिंग कंपनी, नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। अब हमने कंसेप्ट जो है, अब अगली बार जब आप सुनकर आएंगे क्लासेस तो आप नेक्स्ट क्लास ही जो 4th क्लास है वहां पे रेजिडेंशियल स्टेटस शुरू हो रहा है। रेजिडेंशियल स्टेटस के भी बहुत ज्यादा सवाल एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी आप उसको सुन के आएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड वही, इट्स अगेन पार्ट ऑफ फाउंडेशन ओनली। वो भी फाउंडेशन ही है, उसके बिना फाउंडेशन बनाए बिना हम अगली ईट रख ही नहीं सकते हैं। ये भी हमारे लाइफ का चैलेंज है। मींस और तो और वकीलों ने भी इसके ऊपर जो है वो केसेस जीत लिए हैं। आई टेल यू, मींस काफी देर से हम जो है वो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया में एक बहुत ही नोटेड लॉयर हुए हैं हु स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द टाइम वी वर नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब मोतीलाल नेहरू का नाम सुना हुआ है आपने? ये नाम सुना है बच्चे? जवाहरलाल नेहरू नाम सुना है? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। यस सर। जवाहरलाल नेहरू के फादर जो थे, जवाहरलाल नेहरू वाज सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। और इंडिया में आज की डेट में भी ये माना जाता है कि फादर ऑफ लॉ जो है, फादर ऑफ लॉयर्स जो है वो शायद मोतीलाल नेहरू है। इनसे अच्छा वकील जो है आज तक आया नहीं। मींस ही वाज सच ए बिग लॉयर, बहुत ही मतलब एक अलग ही लेवल के लॉयर थे। इनकी जो फीस थी दैट वाज समथिंग लाइक, ये लास्ट फीस जो अपनी ड्रॉ करते थे इट वाज अराउंड ₹1 लाख पर केस।
अब कितने पुराने थे अंदाजा हम लगा सकते हैं। इनकी डेथ जो है वो 1947 से पहले ही हो गई थी। उस टाइम पे इतनी मोटी फीस, 1 लाख रुपए। हाँ, तो कुछ अलग ही रहा होगा, बंदा तोप ही रहा होगा। ये बंदा जो है लंदन में रहता था बिफोर ही गॉट सेटल्ड इन इंडिया इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में इनका घर है आज की डेट में भी, आनंद भवन करके जो है घर का नाम है। अब उस आनंद भवन में जब घर बनाया था तो बिजली नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान में बिजली होती ही नहीं थी जब घर बनाया था। मगर बिना बिजली के भी उस घर में स्विमिंग पूल था। इतना पैसा था इन लोगों के पास। कभी कहते हैं जवाहरलाल नेहरू की एरोगेंस इतनी थी कि वो किसी ने पूछा था कि कितने पैसे हैं, तो उसको चाय पिलाई थी उसने, नोट जला जला के, फ्यूल की जगह नोट जलाए थे, करेंसी नोट जलाए थे कि इतना पैसा है कि आग लगा के चाय बना सकता हूँ कि चिंता ना करो। तो लंदन में इनका घर था, तो लंदन में एक बनाया घर, तो इनको नोटिस आ गया। जब एक प्लॉट खरीद के घर बना रहे थे तो नोटिस आ गया, वकील तो थे ही, नोटिस आ गया कि आप जो है 20 फुट तक आप छत डाल सकते हो। आपने जो प्लॉट खरीदा है वहां पर जो हाइट है वो 20 फीट तक की हाइट जो है वो आपकी है। 20 फीट की हाइट जो है, इसके बाद जो है यू डोंट हैव दिस फ्लोर राइट्स। ये फ्लोर राइट्स जो हैं ये एस्टेट की हैं, ये गवर्नमेंट की है। हम यहाँ से ये 20 फुट तक आपकी, उसके बाद जो है हम ये छत आपकी किसी और को बेच देंगे। उसमें लिखा हुआ था बड़ा क्लियरली कि 20 फीट तक का जो है वो जिसने एक प्लॉट खरीदा है वो 20 फीट तक यूज कर सकता है। बस 20 फुट का मतलब होता था कि एक छत डल सकती है। आज की डेट में हम 10 फुट पे छत डाल देते हैं, बट पुराने टाइमों में 20 फुट के ऊपर छत डालते होते थे, काफी ऊंची छतें होती थी। तो ये 20 फुट की छत के साथ जो है ये घर जो है इन्होंने, ये क्लॉज बाद में पता चला। तो एक बार को जो है कलप गए नेहरू साहब की, यार ये क्या कर रहा है इन्होंने। बट देन ही वॉज अ ब्रिलियंट माइंड। तो इन्होंने आगे जो ठेकेदार से जिससे मकान बनवा रहे थे उसको कहा कि यार 19.5 फुट पे छत डाल दे, खत्म कर, 20 भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे 19.5 ही चाहिए। अब 19.5 फुट पे जब छत डल गई तो छत जो है जो कायदे से यहाँ डलनी चाहिए थी, इधर छत डलनी चाहिए थी, वो इधर की जगह इधर डाल दी कि ये 19.5 फुट ये मान लो 1 मिनट को। उसके बाद जो है वो आ गया एस्टेट जो है वो कि अब यहाँ से अब हम घर बनाएंगे। तो यहाँ जब उन्होंने ईंट रखी घर बनाने के लिए, कह रहे नहीं ये तो मेरी है, 20 फुट तक मेरी है, 20 फुट के बाद तुम बनाओ, यहाँ रखो छत, तो अपनी जो ईंट रखनी है तुमने, ये 19.5 फुट पे तो नहीं रखने दूंगा, ये 6 इंच की जो जगह मेरी है। अब बताओ ये 6 इंच पे कोई कैसे बना सकता है? इज इट पॉसिबल? हवा में ईंट नो कैसे रखी सर। जाएगी? नो नहीं सर। रखी जा नॉट सकती ना, नॉट पॉसिबल। तो मतलब वो पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो पूरा का पूरा भाई ने अपना कब्जा लिया। कर लिया। तो वाह, मतलब अल्टीमेटली रूल चेंज होते हैं, उन्होंने रूल चेंज करे बट रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस नहीं होते थे। वो बाद में हुआ कि ये प्लॉट तो भाई तेरा है। आगे से फिर उन्होंने रूल बनाया कि 20 फुट, और जहां तक जो है जो प्रीवियस ओनर जो है वो बनाएगा अपनी जो है छत डालेगा, विच एवर इज लोअर, वहां से फिर छत जो है वो एस्टेट की हो जाएगी। बट वो तो अगले प्लॉट से हुआ ना, इस प्लॉट में तो पूरा का पूरा भाई साहब ने कब्जा लिया अपना। लंदन में इन्होंने पूरा का पूरा घर जो है इस हिसाब से बनाया। तो इन्होंने लॉ के ऊपर, जो लॉ में लैंग्वेज लिखी हुई है उसके ट्विस्टीज का एडवांटेज उठाया। अब हम जो है इनकी लॉ की ट्विस्टीज में नहीं जा रहे, हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर है कि ये जब तक हम जो है ये पूरी मतलब फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तब तक हमारे लिए ये अगली ईंट रखनी। अगर मैं कहूं कि यार ये तो पेपर में नहीं आना, इसको पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ेंगे तो नहीं, ठीक है ये चीज नहीं पढ़ेंगे, बट अगली वाली ईंट रखेंगे कैसे? मीन्स ये तो मैं ईंटें रख रहा हूँ, ये फाउंडेशन बना रहा हूँ, ये फाउंडेशन जब तक मेरी यहां तक की नहीं बनेगी तब तक मैं नेक्स्ट ब्रिक कैसे रखूंगा? मेरे को वो ब्रिक ले करने के लिए ये पढ़ना है। अगर एग्जाम में नहीं आता तब भी मुझे अगला पॉइंट ही तब समझ में आएगा जब मैं ये पॉइंट समझ लूंगा। दैट इज द रीजन कि मेरे को रेजिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ना है, जैसे मेरे को ये असेसमेंट वाला मैंने पढ़ा है। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी पे। तो नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी अगर प्रीवियस ईयर में, मीन्स आज जैसे मार्च 2025 में, मीन्स 3 मार्च 2025 को
शिपिंग कंपनी जो है वो जा रही है। शिपिंग कंपनी क्या है? व्हेन इट इज अ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, वो क्लोज कर रही है अपना, मींस उसकी कोई ऑफिस अब इंडिया में रहेगी ही नहीं, वो नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी है, वो अपना शिप लेकर जा रही है, शिप में ही उसने ऑफिस बनाया हुआ था, एंड इट इज लिविंग इंडिया, हिंदुस्तान छोड़ के जा रही है। अब कायदे से तो असेसमेंट ईयर इसका अगले साल शुरू होना है, बट इसको कहा जाएगा भाई अपनी इनकम सारी असेस करा के इसी साल निकल, तू 3 मार्च को जा रहा है तो 3 मार्च को तेरी असेसमेंट ऑर्डर पिछले साल की इनकम का, मींस 2024-25 का असेसमेंट ऑर्डर तेरे पास होगा तो तेरे को जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। अनलेस एंड अंटिल यू गिव द इनकम टैक्स ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर देगा, इसको हम इनकम टैक्स क्लियरेंस बोलते हैं, आईटीसी भी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मत समझ लेना, तो हम इसको बोलचाल की भाषा में आईटीसी भी बोलते हैं, हम आईटीसी में बोल के असेसमेंट ऑर्डर ही बोलेंगे। तो ये असेसमेंट ऑर्डर दिखाएगा वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो इसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, यू लीव द कंट्री, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी अगर प्रीवियस ईयर में हिंदुस्तान छोड़ के चली गई, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दे के गई, तो हम किसको पकड़ेंगे वो इनकम टैक्स लेने के लिए? दैट इज द वेरी सिंपल रीजन कि प्रीवियस ईयर जो है इसमें ही इसकी असेसमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है? एक्सेप्शन नंबर 1, नॉन रेजिडेंट शिपिंग Yes, sir. कंपनी टू गेट द असेसमेंट डन विद इन द प्रीवियस ईयर रादर देन वेट फॉर द असेसमेंट ईयर। क्लियर? सेकंड जो है इसमें है, इफ एन assessee tries to alienate the assets, अपने एसेट्स को वो बेच रहा है ताकि इनकम टैक्स अवॉइड कर सके, मींस उसके पास एसेट्स ही है ना, मेरे पास अगर एसेट्स है और मैं उन एसेट्स को बेच दूं और कहूं कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, इनकम टैक्स कहां से दूं, मैं तो दिवालिया हो गया। तो दिवालिया अगर होने से पहले वो अपने एसेट्स जो है वो निकाल रहा है, अपने रिश्तेदारों में बांट रहा है, अपने बच्चों में दे रहा है, अपनी बीवी को दे रहा है, इधर उधर निकाल रहा है या बेच रहा है। अगर असेसिंग ऑफिसर को इस चीज का पता चल जाता है तो वो एनफोर्स कर सकता है कि भाई विद इन द प्रीवियस ईयर गेट द असेसमेंट डन, हम तेरे लिए तेरा असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करेंगे, गेट द असेसमेंट डन विद इन द प्रीवियस ईयर के अंदर ही अपनी असेसमेंट करा ले, हम तेरे पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर कोई असेसी अपने एसेट्स को एलिनिएट कर रहा है, एलिनिएट का मतलब निकल रहा है, उनको बेच रहा है कि भैया हटो यहाँ से, मुझे चाहिए ही नहीं एसेट्स, तो जैसे ही ये चीज पता चलती है इमीडिएटली ये कर दिया जाता है कि पहले तो इनकम टैक्स की असेसमेंट कराते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? यस सर, हाँ जी बोलो। यहाँ पे ये भी Yes, आ sir. सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। हाँ वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स ही है, इसको बस थोड़ा सा और लच्छेदार भाषा में एलिनिएट दी एसेट्स बोल दिए, अदरवाइज मतलब तो वही है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। वेरी गुड लैंग्वेज, बेटर लैंग्वेज देन व्हाट आई यूज्ड, मेरे को तो पुरानी रटी हुई है तो मैं बोल गया उस चक्कर में एलिनिएट दी एसेट। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें एक्सेप्शंस थी वो कौन थी? पढ़ के आया, सुन के आया हो तो कुछ और पता होंगी, पांच एक्सेप्शंस है मेरे ख्याल सर, में। जे एसएससी लीव करता है इंडिया में Yes. परमानेंटली। if assessee leaves India permanently, तब भी वो असेसमेंट करा के ही जाएगा, क्योंकि अगले साल वो है ही नहीं तो असेस किसको करेंगे? तो आप अगर कल को फॉरेन कंट्री में सब आप नौकरी करते हो, यहाँ पे 5 साल नौकरी करते हो, 4 साल नौकरी करते हो, और उसके बाद 1 साल कह रहे हो कि अब हमारे को तो जा रहा है जी, हम तो जा रहे कनाडा, जैसे जाते हो सारे के सारे घूमने और आते ही नहीं हो, मतलब वहीं के हो जाते हो, तो कनाडा जिस दिन जाओगे उस दिन आपको अपना असेसिंग ऑर्डर जो है, असेसमेंट ऑर्डर जमा कराना होगा, क्योंकि आप परमानेंटली जा रहे होगे, जॉब लेके जा रहे होगे, तो आपको कहा जाएगा कि अपना असेसमेंट ऑर्डर देकर जाओ, वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डॉक्यूमेंट होगा। मींस आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा, वीजा के साथ मींस आपका वर्क परमिट लगेगा वहां का, फिर वर्क परमिट के साथ आपको कहा जाएगा कि इंडिया का असेसमेंट ऑर्डर भी दे दे भाई, तेने इनकम असेस करा ली ना, तभी तेरे को टाटा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी, ये वो है। और क्या था? तीसरा भी हो गया, वेरी गुड। चौथा, बिजनेस, डिसकंटिन्यूस बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस। आपने अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है
मींस आपका कोई बिजनेस बंद कर दिया है तो आपको असेसमेंट जो है वो तुरंत करा लेनी है साथ ही, क्योंकि आपके पास अब बिजनेस ही नहीं है, आपके पास एसेट्स ही नहीं बचे हैं, तो आपकी जो इनकम है अगर उसका टैक्स बनता होगा तो कैसे दोगे? तो आप जब डिसकंटिन्यू हुआ है तो उसी टाइम आपका जो है वो साथ ही में असेसमेंट ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस भी आ जाता है। वेरी गुड। और पांचवा एक एग्जांपल और होगा। इनकम सर ऑफ शॉर्ट बॉडी ड्यूरेशन मतलब लिए शॉर्ट ड्यूरेशन वाले बिजनेस। यस सर। हाँ जी, सर इनकम ऑफ बॉडी जो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ही फॉर्म्ड हुई है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है, जो आपने फॉर्म करी थी फॉर सम प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाई थी, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट, और उस टाइम आप जो है वो ये एसोसिएशन ऑफ बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है इसे डिसमेंटल कर देते हो। मींस ये एक एसोसिएशन जो है ये एसएससी है ना अलग से, यस सर। मींस आप एज एन एसोसिएशन, जैसे अब हम जो है इस टाइम क्लास में कोई 4 बच्चे मिलके जो है मेरे साथ एक बिल्डर का काम शुरू कर लेते हैं, हम पांचों मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो जो इनकम टोटल हमारी बनेगी वो एज ए ग्रुप हमारी असेस होगी, एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन असेस होगी। हम पांचों में वो इनकम बांटने के बाद असेस नहीं करेंगे, हम एज एन एओपी या एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ही उसको असेस करा लेंगे, वो इनकम टैक्स दे देंगे। अब जो हमने प्रोजेक्ट करना था वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो है उसको डिसमेंटल करने जा रहे हैं, तो बिफोर वी डिसमेंटल इट वी हैव टू गेट द असेसमेंट फॉर दैट ईयर डन, इवन इफ द असेसमेंट ईयर हैज नॉट स्टार्टेड, हमें प्रीवियस ईयर के अंदर ही उसकी असेसमेंट करा लेंगे। होप क्लियर? इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन था बच्चे? सर बस इतनी है। इतने ही है, तो ये सारे समझ में आ गए। यस हम तो सर। पहले लार्जली यस जो है सर। उसी में समझ में आ गए थे, बट अगर कुछ रह गया था यस तो वो मैंने क्लियर कर दिया है आपको। अब इसके बाद आपकी नो सर। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्लियर हो गई, आपको असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्लियर हो गई, और असेसमेंट का मतलब समझ में आ गया। अब मैं आपसे पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? सर इसमें एनी डायरेक्टर में सर कोई पर्सन एक सिंगल इंसान नहीं होता सर, इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं जो विच आर लायबल टू पे टैक्स, जैसे इसमें ओके, 7 कैटेगरीज हैं सर। वेरी गुड। बोलो 7 कैटेगरीज कौन सी हैं? एक आधी सर बोलो, बाकी HUF, बाकी भी हेल्प करेंगे आपकी। सर HUF सर इंडिविजुअल, वेरी गुड। कंपनी कंपनी इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, कंपनी, कंपनी फर्म, सर लोकल फर्म, अथॉरिटी, लोकल एसोसिएशन ऑफ अथॉरिटी, पर्सन, वेरी गुड, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म आर्टिफिशियल पर्सन, AYBO फर्म जुडिशियल पर्सन। वेरी गुड। ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिकल जुडिशियल पर्सन। हाँ जी, वही क्या होता है वो आर्टिफिशियल जुरिसडिशियल पर्सन, क्या होता है ये? कंपनी की क्या डेफिनेशन होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वेरी गुड। सर मतलब कि रियल लाइफ में कंपनी और एग्जिस्ट नहीं आर्टिफिशियल करता जुरिसडिशियल पर्सन में क्या फर्क हो गया? कंपनी भी लिखा हुआ है ना सर। हमने, मतलब पर्सन में एक तरफ कंपनी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल जुरिसडिशियल पर्सन लिखा हुआ है, तो वो दोनों में क्या फर्क है? कंपनी की डेफिनेशन में पूछता हूं तो वो भी आपको यही याद आती है कि सर कंपनी इज कंपनी एन एज आर्टिफिशियल पर्सन विद अ लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इट्स बेसिकली अ जुडिशियल पर्सन। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिसडिशियल पर्सन दैट आल्सो इज एन पर्सन। तो इन दोनों में क्या फर्क है? मींस कंपनी और उस आर्टिफिशियल जुरिसडिशियल पर्सन में क्या फर्क है? उस आर्टिफिशियल जुरिसडिशियल सर पर्सन में और किस किस को डाल दिया गया है? बोलो बच्चे।
क्या हुआ? सर आर्टिफिशियल पर्सन और मतलब ये कंपनी में सर इतने पॉइंट जैसे मतलब कंपनी काफी हो ना पॉइंट दूसरे पर्सन में शुरू कर सकते आर्टिफिशियल पर्सन वो एक पर्सन को केस नहीं कर सकता। नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन केस कर सकता है, जुरिसडिक्शल है ना, केस जुरिसडिक्शल पर्सन तो भी केस कर सकता है। यस सर। आप बता रहे थे, कुछ बताओ। जुडिशियल पर्सन नहीं कर सकता। नहीं कर सर सकता। जुडिशियल है सर। आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शल पर्सन में जब मैं मतलब मेरी क्लास आपने सुनी है, जुडिशियल पर्सन नहीं कर सकता। कर सकता है बच्चे। सर कर सकता है, बुक में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, कर सकता है। मतलब अगर मतलब कहीं डाउट है तो उसको क्लियर कर ले, अगर कहीं लिखा हुआ है तो पढ़वा दियो, मान लेंगे। बट आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शल पर्सन जो है, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको कोट किया है जब क्लास आपने अटेंड करी होगी। वो एग्जाम्पल था आपका, इट वाज लाइक कि आप जो है मींस इट्स इंडिया, और यहाँ बहुत सारे काम कन्वेंशंस और फेथ पे होते हैं। यहाँ पर आप जो है देवी देवताओं को अपने बिजनेस पार्टनर बना के बैठ जाते हैं। May that be in case of Hindus, यस सर, may that be in case of हिंदू Sikhs। अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू में भी बैठ जाते हैं, मतलब अनडिवाइडेड फैमिली भी नहीं, एज एन इंडिविजुअल। एज एन इंडिविजुअल आप बताते हो कि मैंने जी ये जो है इस साल 50 लाख रुपए कमाए हैं, ये आपने मेरे को प्रूव कर दिया कि 50 लाख रुपए की इनकम हुई है। बट इस 50 लाख में मेरा पार्टनर जो है वो तो कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी के 25 लाख तो कृष्ण जी के हैं, या 20 लाख जो हैं वो कृष्ण जी के हैं, 30 लाख मेरे हैं। तो जो मेरे को मिला है मैं उसी पे टैक्स दूंगा ना। तो आप कहते हैं 30 लाख के ऊपर टैक्स दूंगा, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये साथ में एक असेसमेंट ऑर्डर जो है ये कृष्ण जी का भी ले ले, 20 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं उस पर भी टैक्स दिलवा दे, खत्म हो गया। तो जो डाइटी होती है, मीन्स अगर कोई घर में मूर्ति रखी हुई है जिसको आपने बिजनेस पार्टनर बनाया हुआ है, तो वो जो है वो आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शल पर्सन होगा। उसके ऊपर भी एक असेसमेंट हो जाएगी कि कोई बात नहीं, आप भी टैक्स दे दीजिए, नो वरीज। मतलब हम उस निटिग्रिटी में नहीं जाएंगे कि 50 लाख में तूने जी 20 लाख भगवान के निकाल दिए हैं, मगर 50 लाख पे टैक्स दोगे ना, तो कोई नहीं, 30 तू दे, 20 पे भगवान जी दे, नो वरीज। उनको भी जो है वो पर्सन मान लिया, ठीक है। यस सर। सर जैसे कि अर्चना ने बोला कि एक पर्सन है इंडिविजुअल। सर उसमें minor भी आ सकता है सर, बट माइनर के साथ। दोबारा बोलो, बीच में आवाज दब गई। सर माइनर भी सर एक एन इंडिविजुअल हो सकता है सर। माइनर बेटे इंडिविजुअल होता है, बट माइनर की जो इनकम है वो क्लब हो जाती है अपनी पेरेंट्स के साथ। तो सर लेकिन मतलब माइनर के साथ तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो माइनर की जो इनकम होएगी, दैट विल बी क्लब्ड टू द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स और दी गार्डियन। गार्डियन या पेरेंट्स के साथ उसकी इनकम क्लब हो जाएगी। उसका भी एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, वो उसमें पढ़ेंगे हम। और सर अगर माइनर मतलब अपनी स्किल अपनी बिहाफ के ऊपर पे पैसे कमा रहा है तब भी मतलब उनके पेरेंट्स के नहीं बेटे, क्लब में तब जाएगी। उसका टैक्स लगेगा, तब उसका टैक्स लगेगा। अगर वो अपने बिहाफ पे अपने स्किल पे पैसे कमा रहा है तो उसको उस पर टैक्स देना होगा, असेसमेंट होएगी ओके उसकी। सर। हाँ। बट अगर सर लेकिन इनके साथ अगर कोई माइनर है तो उसका तो वॉइड हुआ ना सर, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा सर। कंट्रैक्ट नहीं है ना बेटा, एक्ट है ये तो। ओके सर। एक्ट वॉइड नहीं ना होता, कंट्रैक्ट वॉइड होता है। हाँ जी सर, ओके अब समझ गए, यही डाउट था सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा डाउट था, वेरी गुड। तो पर्सन की सर डेफिनेशन आपको, हाँ जी। सर जो आर्टिफिशियल जुरिडिक्शल पर्सन आपने बोला, सर उसमें हम जैसे कोई ट्रस्ट वगैरह खोलते हैं हाँ जी। तो उन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं सर? हाँ, दैट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। बट ट्रस्ट जो है वो भी अपने आप में एक पर्सन है, ट्रस्ट की भी पर्सन की कैटेगरी होएगी कि ये ट्रस्ट भी पर्सन है। और अगर नहीं है पर्सन ट्रस्ट अलग से, तो यस डेफिनेटली, देन दैट इज आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शल पर्सन। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी।
कितने हेड्स में इनकम टैक्सेबल होती है ये हमने समझ लिया। अच्छा, अब बताओ अपने को कि हमारी जो टैक्स जो आर्टिकल 246 है, ये कौन से शेड्यूल के अंदर जो है टैक्स लगता है? एनी काइंड ऑफ शेड्यूल टैक्स। से शेड्यूल 7। ठीक है जी, वेरी गुड। ये कई बारी जो है ये आपसे पूछ लिया जाएगा इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इसका रट्टा मार लेना है। ये शेड्यूल आर्टिकल 246 शेड्यूल 7। नंबर ऑफ लिस्ट कितनी होती हैं? 3। और इनकम टैक्स किस लिस्ट में आता है? 3 सर। 1 2 3 किस में आएगा? 1 में सर। 1 सर, 2 वन यूनियन में लिस्ट। सर। 1 में आएगा, वेरी गुड। यूनियन इसकी लिस्ट में एंट्री सर। नंबर क्या होएगी? हाँ, एंट्री 1 नंबर जो है वो यूनियन है, सेकंड नंबर स्टेट है, तीसरी नंबर कॉन्करेंट है। एंट्री नंबर 82। 82। ठीक है, 82 नंबर एंट्री। ये रट्टा मार लेना है, ठीक है। जब तक ये आईसीडब्ल्यू का इंटर पास नहीं होता, मतलब इनकम टैक्स का पेपर नहीं पास होता ये आईडीटी का, तब तक ये जो है ये शिद्दत से याद करके जाना है। इसको किसी ऐसी कॉपी पे लिख लो जो आखिरी दिन भी पढ़ के जानी है, क्योंकि याद करके ऐसे तो याद होना नहीं। 82 नंबर कौन याद रखेगा कि 82 है, 46 है, 7 है, क्या कौन याद रखेगा? तो इसको एक कॉपी पे लिख लो जो एग्जाम से पहले दही खाने के साथ पढ़ के जानी है आपको, ठीक है ना। कि ये मतलब उसमें 10 पेज हो, 15 पेज हो, जो आधे घंटे में पढ़ सको। वो एक डायरी बना लो जिसमें ऐसी अजीब अजीब सी चीजें जो सवाल में पूछ लेते हैं, वो सारी अजीब चीजें लिखी हो जो उस दिन भी याद आ जाए आपको। देन देयर आर समथिंग जो आप जो है इनकम टैक्स जब आप पढ़ते हो तो लार्जली आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए। ये नहीं कि जरा पेपर पढ़ने के लिए, आगे आप प्रैक्टिस में जाओगे तो भी आप मेजर टाइम इनकम टैक्स एक्ट पे ही स्पेंड कर रहे होगे। और अब तो आपका ये एक्ट जो है होपफुली 2025 या 2026 एक्ट नया भी आ जाएगा। 2026 में मोस्ट लाइकली जो है वो इनकम टैक्स एक्ट नया आ जाएगा। तो आप जो है यू विल बी लकी गाय जो 1961 भी जानते होगे और 2026 वाला भी जानते होगे। तो यू विल एंजॉय इट। मींस आप एक ऐसे प्रोफेशनल बनोगे जो मतलब जो है कॉम्पिटेंट होंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन जो होगा वो पुराने लॉयर्स के साथ, पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के साथ होगा। मगर आप दोनों शुरू जो है जो नया 2026 वाला एक्ट है उसके लिए आप दोनों नए सिरे से शुरू कर रहे होगे। सो यू विल बी इक्वली कॉम्पिटेंट विद द पर्सन हु इज इन प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो सो यू गाइस विल बी रियली लकी। तो इनकम टैक्स एक्ट ये पढ़ना ही है। इसके साथ हम जो है हर साल जो है बड़ी शिद्दत से ध्यान देते हैं ऑन दिस एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट जो है वो और कुछ नहीं होता, वो आपका यूनियन बजट होता है। हर साल जो है वो बजट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बजट लेकर आती है। ये बजट जो होता है ये पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, ये आता है 1 फरवरी को एवरी ईयर, ठीक है ना जी। हर साल ये बजट जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। एवरी ईयर दिस बजट इज अनाउंस्ड, उसके बाद ये पास हो जाता है। जब बजट पास हो जाता है इन द लोअर हाउस, जो फाइनेंस एक्ट वाला बजट है, जो बजट होता है ये सिर्फ लोअर हाउस में पास होता है, ये राज्यसभा में नहीं जाता है पास करने के लिए। क्योंकि कोई भी फाइनेंस बिल जो है वो राज्यसभा नहीं जाएगा, सारे फाइनेंस बिल लोकसभा में ही पास हो जाते हैं। तो यूनियन बजट जो है वो लोकसभा में पास हो जाएगा तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। हर साल का एक फाइनेंस एक्ट आता है, ठीक है जी। तो ये फाइनेंस एक्ट वाला जो सवाल आपने पूछा था ये उसका जवाब है। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है? अब जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी असेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, दे हैव टू बी आंसर्ड बाय ईदर द इनकम टैक्स एक्ट और दे आर गोइंग टू बी आंसर्ड बाय योर फाइनेंस एक्ट। या फिर जो है अब हम डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत बीच बीच में इनकम टैक्स रूल्स, कि इनकम टैक्स रूल्स भी आपको जो है वो हेल्प करेंगे असेसमेंट के लिए। चाहे वो सेल्फ असेसमेंट हो, चाहे वो आपकी जो है असेसमेंट जो है वो प्रोविजनल हो या फाइनल असेसमेंट हो, किसी भी तरह की असेसमेंट होगी आप कर रहे हैं या फिर जो है आपका असेसिंग ऑफिसर कर रहा है या आपका कोई और कमिश्नर अपील्स वगैरह कर रहा है, तो वो सारी असेसमेंट्स ही हैं। वो असेसमेंट्स जो हैं वो इनके हिसाब से ही होंगी। दैट विल बी इनकम टैक्स एक्ट, that will be your finance act, that will be your income tax rules। इनकम टैक्स रूल्स के अलावा कुछ नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, ये चौथी चीज हो गई।
उसके अलावा फिर भी एम्बिग्विटी रह जाती है। लॉ है तो लॉ का मतलब आपने कुछ लिखा, सामने वाला उस लिखे हुए से कुछ और समझ रहा है। अब हम तीसरा बंदा ढूंढ रहे हैं कि बता एक्चुअल क्या होना चाहिए, तो वहां पर जो है वो आ जाते हैं प्रेसिडेंट्स और केस लॉज। तो जो पुराने केस लॉ होंगे, जो पुराने प्रेसिडेंट्स होंगे, जो पुराने डिसीजंस हुए होंगे, उन डिसीजंस के बेसिस पे भी जो है वो आपकी असेसमेंट होएगी। जो आपने अपील्स में जाओगे कि हमारा तो ये मतलब था, हमने जो आपकी किताब में लिखा हुआ है उससे ये समझा है और हमने ऐसे इतना इनकम टैक्स जमा करा दिया है, आप कह रहे हैं ये गलत है, तो आप बताओ जी क्यों गलत है। तो फिर आपको पांचवी चीज जो उन्होंने देनी है वो प्रेसिडेंट्स और केस लॉज है। तो इसके बेसिस के ऊपर आपकी असेसमेंट होनी है। सो इट्स ऑल अबाउट असेसमेंट ओनली, और कुछ नहीं है। तो ये नटशेल में चीज है। जो आपकी वो जो 3 क्लासेस हैं उसका निचोड़ जो है वो आपने होपफुली बड़े अच्छे से निकाल लिया है। अगर वो पहली बार आप सुनते मेरी बात को तो शायद समझ कम आता। You have substantially understood, your doubts are clear, so very good. We meet in the next class with 4 or 5 more lectures, means after listening to 4 or 5 lectures, 4-5 lectures आप सुन के आइए और अगली क्लास में हम मिलते हैं। We can meet even during the week if you want. आप मेरे को एक बार हम डिस्कस कर लेंगे जब ट्यूसडे को मिलते हैं कि हमने नेक्स्ट सेशन कब रखना है। शुरुआत चाहे आप अभी ही कर दीजिए, फाउंडेशन हमारी अच्छी बन जानी चाहिए। सर हाँ जी।